नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेरशाह सूरी। इससे पहले हम बाबर पढ़ चुके हैं और उसके साथ ही हुमायूं पढ़ चुके हैं। देखिए, आधुनिक भारत भी के कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं, प्राचीन भारत के भी कुछ टॉपिक कर चुके हैं और आज हम शेरशाह सूरी को पढ़ने वाले हैं। रीट की तैयारी भी उज्जवल जीके में करवाई जा रही है, उसी के अंतर्गत ये टॉपिक है शेरशाह सूरी। तो आज हम ये टॉपिक जो करने वाले हैं इसमें हम बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी के जो इसने अभियान किए हैं उसके बारे में और डिटेल में चर्चा रहेगी। मुख्य मुख्य बिंदु जो हैं वो हमने रखे हैं इसमें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं शेरशाह सूरी को। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं शेरशाह सूरी, धोखे की राजनीति। देखिए, शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ है ये हुआ है 1486 में। ऐसा मानने वाले हैं के.आर. कानूनगो, ठीक है, और इनके हिसाब से 1486 है और परमात्मा शरण जो इतिहासकार हैं उनके हिसाब से 1472 ईस्वी है। आप दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए, इनका जो जन्म होता है वो होता है होशियारपुर बैजवाड़ा में और कुछ लोग मानते हैं हरियाणा में, ठीक है। तो बैजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था या फिर आप कह लें तो हरियाणा के नारनौल में, ठीक है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिए। नारनौल कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म हरियाणा के नारनौल में हुआ था और कुछ मानते हैं ये पंजाब में बैजवाड़ा पड़ता है होशियारपुर में, तो वहां पर हुआ था। तो आप दोनों तथ्य याद रखें। तो हमें बहसबाजी नहीं करनी है, हमें दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। आगे देखिए, पिता इनके जो थे वो थे हसन खां। जो हसन खां थे ये छोटे से जमींदार थे। कहाँ के? सासाराम, बिहार के छोटे से ये जमींदार थे। देखिए, दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहानी। बहार खां जो लोहानी थे इन्होंने इसे जो है शेर खां को नाम दिया था, शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। तो देखिए, पहले अगर बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम जो था वो था फरीद। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद था। देखिए, फरीद ने क्या किया, एक दिन शेर को तलवार के एक ही वार से मार डाला, जिससे प्रसन्न होकर जो ये अफगान सूबेदार थे बहार खां लोहानी, दक्षिण बिहार के सूबेदार थे, ये बड़े प्रसन्न होते हैं और ये शेर खां की जो पदवी है वो फरीद को दे देते हैं और अपने पुत्र जलाल खां का जो संरक्षक है वो नियुक्त कर देते हैं। किसको? फरीद को, यानी कि शेर खां को। तो देखिए, जब तक ये हुमायूं को पराजित करके गद्दी पे नहीं बैठता तब तक इसका नाम क्या रहेगा? शेर खां रहेगा। जब वो गद्दी प्राप्त करता है दिल्ली की तब वो अपनी उपाधि जो है सूरी लगा देता है, शेरशाह सूरी, ठीक है। आगे देखते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये जो युद्ध होता है ये होता है 17 मई 1540 ईस्वी में और जो शेरशाह होता है वो हुमायूं को इस युद्ध में पराजित कर देता है और शेरशाह सूरी जो है वो भारत का शासक बन जाता है। देखिए, इसकी इतनी मजबूत स्थिति कैसी हुई ये हम आगे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। जो बहार खां लोहानी होता है, थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं बहार खां लोहानी की। देखिए, बहार खां लोहानी की जब मौत हो जाती है तो उसकी विधवा पत्नी होती है, उससे जो है शेरशाह क्या करता है, विवाह कर लेता है और वहाँ का क्या बन जाता है, सूबेदार बन जाता है। कहाँ का? तो दक्षिण बिहार का सूबेदार जो है कौन बन जाता है? शेरशाह सूरी बन जाता है, उसकी विधवा पत्नी से विवाह करके। और घाघरा के युद्ध में शेरशाह जो होता है वो महमूद लोदी की ओर से लड़ता है 1529 ईस्वी में, क्योंकि महमूद लोदी जो है कौन है? इब्राहिम लोदी का भाई है। और इब्राहिम लोदी और ये महमूद लोदी कैसे थे? ये अफगान थे और यहाँ पर जो शेरशाह सूरी है ये भी अफगान है। तो ये बातें थोड़ी याद रखिएगा। अब आज चलते हैं हम वापस से इसकी पहले की जिंदगी में 1529 ईस्वी में। ये तो बहुत बाद की स्थिति है 1540 में। ये 1529 की बात करें तो ये क्या करता है, जब दक्षिण बिहार का ये सूबेदार बन जाता है उसकी मौत के बाद, बहार खां लोहानी की मौत के बाद, तो ये क्या करता है, सबसे पहला काम करता है कि जो बंगाल का शासक होता है नुसरत शाह, इसको ये पराजित कर देता है और खुद अपनी उपाधि रख लेता है हजरत आला की। हजरत आला की उपाधि क्या करता है, धारण कर लेता है।
देखिए 1530 ईस्वी में एक ये काम क्या करता है, देखिए 1529 में बंगाल के शासक को पराजित कर लिया। अब क्या करेगा, 1530 में ये क्या करता है, जो चुनार का किला होता है ना, चुनार का किला जो होता है वहां पे होता है ताज खां, ठीक है, ताज खां की हो जाती है मौत और उसकी विधवा पत्नी होती है वहां पर चुनार के किले में लाड मल्लिका, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाड मल्लिका से विवाह कर लेता है और जो चुनार का मजबूत किला है वो इसको 1530 में प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, ये दोहरिया का युद्ध होता है आपके 1532 ईस्वी में। तब ये किसके साथ होता है, ये महमूद लोदी के साथ होता है। तो देखिए ये धोखे की राजनीति ऐसे कर रहा है कि इसने क्या किया, सबसे पहले तो जो बिहार का सूबेदार है बहार खां लोहानी, क्योंकि देखिए इसके पिता तो सासाराम के छोटे से जमींदार थे। अब ये अगर गद्दी प्राप्त करना चाहेगा दिल्ली की तो पहले तो इसको मजबूत होना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसने बहार खां लोहानी की विधवा पत्नी से विवाह किया और दक्षिण बिहार के सूबेदार का पद प्राप्त किया। उसके बाद इसने बंगाल को पराजित किया, चलो वो तो इसने अपनी ईमानदारी से किया। फिर इसने 1530 ईस्वी में क्या करता है, चुनार की जो विधवा उसकी पत्नी होती है ताज खां की, लाड मल्लिका, उससे विवाह करके चुनार का किला प्राप्त कर लेता है। और दोहरिया के युद्ध में जो ये सहायता करता है किसकी, महमूद लोदी की, तो ये है ना उसकी जो हेल्प करता है वो पूरे दिल से नहीं करता। 2-3 युद्धों में आगे आप देखेंगे वो दोहरिया के युद्ध में ये महमूद लोदी की हेल्प करता है, लेकिन पूरे दिल से नहीं करता। ये सोचता है कि महमूद लोदी अगर हार जाएगा तो मुझे क्या है, मेरा रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा और फिर मैं मुगलों के साथ क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं गद्दी प्राप्त कर सकता हूँ आगे, मतलब ये जो है ये हमारे रास्ते से हट जाएंगे। तो आगे देखिए ये आगे क्या करता है, 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध करता है, किससे, बंगाल के शासक महमूद शाह से। ये महमूद लोदी अलग है और ये महमूद शाह अलग है, ठीक है। तो महमूद शाह को ये मतलब मजबूर कर देता है 13 लाख दिनार देने के लिए। और जब ये महमूद शाह इसको 13 लाख दिनार दे देता है तो सारे घबरा जाते हैं और सब डरते हैं, किससे, तो शेरशाह से सब घबराने लग जाते हैं। चाहे वो मालवा है, मतलब मालवा का मल्लू खां है, चाहे रायसीन का आप पूरणमल ले लीजिए, मारवाड़ का मालदेव ले लीजिए, या कालिंजर का कीरत सिंह, सबको पता लग जाता है कि ये जो है शासक जो है बहुत ही मजबूत शासक है। और क्योंकि इसने बंगाल के शासक को दिनार देने के लिए, वो भी 13 लाख दिनार जो है देने के लिए मजबूर कर लिया, किस युद्ध में, सूरजगढ़ के युद्ध में 1534 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 1539 ईस्वी में क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है। किसके साथ होता है, तो हुमायूं के साथ होता है। और यहाँ पे हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं जाता है मालदेव से हेल्प मांगने के लिए। मालदेव कौन है, वो है आपके मारवाड़ का शासक, मजबूत शासक है, उससे हेल्प मांगने जाता है। वो मना कर देता है क्योंकि शेरशाह की जो स्थिति है इस टाइम पे बहुत मजबूत है, इसलिए मना कर देता है, क्योंकि वो शेरशाह से युद्ध करना नहीं चाहता, कौन, मालदेव, इसलिए वो हुमायूं को जो है मदद नहीं करता। और यहाँ पर ये 1540 में क्या करता है, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना जो है कर लेता है, ठीक है। कौन, तो आपके शेरशाह सूरी जो है सूर वंश की स्थापना कर देता है 1540 में। अच्छा, ये द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना, तो पहले मैंने हुमायूं के चैप्टर में भी आपको बताया था कि पहला जो अफगान साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो लोदियों ने की थी। दिल्ली सल्तनत के टाइम में किसने की थी, बहलोल लोदी ने पहले अफगान साम्राज्य की। दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, शेरशाह सूरी करता है 1540 में हुमायूं को हरा के। अब देखिए शेरशाह ने उत्तर पश्चिमी सीमा, देखिए भारत की अगर स्थिति देखें तो ये जो उत्तर पश्चिम सीमा है यहीं से लगातार मुगल जो हैं वो आते हैं और परेशान करते हैं भारत वालों को, ठीक है, भारतवासियों को। अब शेरशाह क्या करता है, इस जगह पे क्या करता है, उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक मजबूत किले का निर्माण करता है और वो किला होता है रोहतासगढ़ का। और इसका बहुत ही मजबूत किला होता है रोहतासगढ़ का, देखिए, ताकि यहाँ से क्या है मुगलों का प्रवेश बंद हो जाए। और साथ ही यहाँ पर क्या कौन होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं गोखर जाति होती है जो बहुत ही जो है खूंखार जाति होती है। तो शेरशाह क्या करता है, गोखरों को यहाँ से
आक्रमण करता है और एक बार के लिए उनको जीत लेता है। लेकिन जब तक ये 1545 तक रहता है, गोखर जो है इसको परेशान लगातार करते रहते हैं, क्योंकि वो हार जाते हैं लेकिन वापस से क्या करते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना जो है शासन स्थापित कर लेते हैं। आगे देखिए 1542 ईस्वी में क्या होता है, शेरशाह मालवा पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। देखिए एक है ना, आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले 1542 मालवा, मालवा पर विजय की किसने, शेरशाह ने। फिर बात करें, ये है 1542 और फिर है 1543, यहाँ पे है रायसीन। रायसीन पर आप ये क्या करता है, शेरशाह जीत लेता है। 1544 फिर मारवाड़ यानी कि मालदीव। फिर 1545 की बात करें तो कालिंजर। तो ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। 1542 में मालवा जीता यानी कि मलुखा को हराया। फिर 1543 में रायसीन को जीता यानी कि पूर्णमल को जीता, पूर्णमल को हराया, उसे मार डाला 1543 में। 1544 में मारवाड़ को जीतता है यानी कि मालदीव जो है उसको हराता है। मालदीव तो खैर भाग जाता है, उसके जो आगे हम बात करेंगे उसके जो सेनानायक हैं उनको हरा देता है। फिर कालिंजर जो है उसका अभियान करता है 1545 में और उसी अभियान के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्रम जो है कई बार पूछ लिया जाता है, वो याद रखिएगा आप। अच्छा, अब हम बात करेंगे मालवा की। तो मालवा पर आक्रमण करता है 1542 में और यहाँ का जो शासक होता है वो कौन होता है, वो होता है आपके मल्लुक खां। उसके बाद ये 1543 में रायसीन पर आक्रमण करता है और यहाँ का राजपूत शासक होता है पूर्णमल, और पूर्णमल को ये क्या करता है, विश्वासघात से मार डालता है। और इसी दौरान जो है जो स्त्रियां होती हैं पूर्णमल की, मतलब जो राज परिवार के लोग होते हैं, औरतें होती हैं, वो जौहर कर देती हैं। दरअसल हुआ क्या था ये देखें हम 1543 में। ये क्या करता है, दुर्ग को चारों ओर से घेर लेता है, रायसीन के दुर्ग को, और शेरशाह को जो है विजय की किसी प्रकार की आशा नहीं होती और उसके बाद ये समझौता करने के लिए पूर्णमल को प्रस्ताव भेजता है। और ये क्या होती है, ये होती है आपके शेरशाह की एक चाल। ठीक है, इस समझौते में शेरशाह कहता है कि जो हिंदू रानियां हैं या जो धार्मिक स्थल हैं जो किले में हैं, बिना क्षति पहुंचाए हम क्या करेंगे, दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे। और पूर्णमल जो है उसे कहा कि तुम हमारे अधीन बने रहना आगे अगले टाइम तक के लिए। लेकिन जब शिविर में समझौता हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर आपके पूर्णमल है, यहाँ पर शेरशाह के लोग हैं, यहाँ पूर्णमल के लोग हैं, तो ये चाल ऐसी चलता है कि इतने में मुस्लिम औरतें आ जाती हैं और वो कहती हैं कि पूर्णमल जो है ये अत्याचारी राजा है, और अपने अत्याचारों की दास्तां सुनाने लग जाती है किसे, शेरशाह को। जिसे सुनकर ये क्या करता है, पूर्णमल के साथ विश्वासघात करता है और वहीं पर उसको जो है मार डालता है। और उस जो राज परिवार के लोग हैं उनके लिए कत्लेआम की जो सजा है यानी कि आदेश जो है वो दे देता है। ये शेरशाह सूरी के राजनीतिक जीवन में एक तरह का धब्बा साबित हुआ। एक कुतुब खां नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, कुतुब खां किसका सेनापति मान सकते हैं आप, कुतुब खां शेरशाह का। ये इसको सारी बात पता होती है, ठीक है। ये किसके साथ होता है, शेरशाह के साथ। वो इतना शर्मसार होता है कुतुब खां इस सारे कत्लेआम के बाद, ये क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके जीवन में एक तरह का धब्बा है। देखिए हम बात करते हैं शेरशाह सूरी बहुत बढ़िया था या वो था, ये किस वजह से किया जाता है उसको याद, तो इसके जो प्रशासनिक कार्य किए हैं इसने, प्रशासनिक जो बढ़िया काम किए हैं उसकी वजह से इसको याद किया जाता है, ना कि इसके युद्धों की वजह से या इसकी विजय की वजह से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अब ये देखिए रायसीन का काम तमाम हो गया। अब 1544 में अब बारी आएगी मारवाड़ की। 43 में रायसीन को जीत लिया, 44 में बारी आती है मारवाड़ की। ये मालदीव पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में भी शेरशाह जो है वो कूटनीति का सहारा लेता है। दरअसल क्या है, 1544 में गिरी सुमेल नाम का एक जगह है, वहां पर शेरशाह क्या करता है, अपनी सेना का जमावड़ा लगाता है। मालदीव की सेना जब सामने आती है और काफी संख्या में होती है, और इधर कौन खड़े हैं, इधर खड़े हैं आपके शेरशाह के लोग, और इनकी सेना तमाम देखकर ये जो आपके शेरशाह के लोग हैं या उसकी जो सेना है उसके पसीने छूट जाते हैं। शेरशाह क्या करता है, एक चाल चलता है रात को, और मालदीव के जो सेना नायक हैं उनको अलग करने के लिए क्या करता है, जाली पत्र जो है वो डलवाता है।
जाली पत्र भेजता है, जैसे कि वो क्या करता है, सबको, मालदेव को भी भेज देता है, उसके सेना नायकों को भी भेज देता है। और इस अविश्वास के कारण मालदेव जो है रात को युद्ध के मैदान से प्रस्थान कर जाता है। मतलब ये भेज देता है कि हम जो सारे जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है, वो मेरे साथ, वो शेरशाह के साथ मिल चुके हैं, इसलिए मालदेव को खत्म कर दिया जाएगा। तो मालदेव रात को क्या है, युद्ध के मैदान से प्रस्थान कर जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो उसके सेना नायक होते हैं वो ये बात समझ लेते हैं कि अभी अभी ये जो है पूर्णमल के साथ धोखा करके आया है, तो ये हमारे साथ भी धोखा करेगा या कर रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके जो राजपूत होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना बलिदान दे देते हैं, और जो मालदेव है वो रात को ही प्रस्थान कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी इसने क्या किया, कूटनीति का सहारा लिया। शेरशाह जो है मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित होता है कि वो कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं लगभग हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, ये बात उसने कही। देखिए ये जो युद्ध हुआ था मारवाड़ वाला, इसमें एक होता है जैता, एक होता है कुप्पा, दोनों राजपूत सरदार होते हैं, और ये जो है अपनी वीरता के साथ प्रदर्शन करते हैं और अफगान सेना के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन सेना कम होने की वजह से और कई कारण ऐसे थे जिसकी वजह से ये हार जाते हैं। आगे बात आती है रुपए के सिक्के की। रुपए का सिक्का किसने चलाया था पहली बार, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था भारत में पहली बार। अब देखिए मारवाड़ का जो राठौड़ वंशीय शासक है राव मालदेव, इसे हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक कहा जाता है। देखिए हशमत वाला शासक कहा जाता है किसको, मालदेव को। मालदेव क्या करता है, अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से करवाकर मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की परंपरा डालता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अकबर ने सबसे पहले ये चीज़ नहीं की है। मुगल शासक अकबर से पहले मालदेव ने अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह किया था शूर शासक इस्लाम शाह से, और मुस्लिम शासकों से वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित किए थे। 1545 ईस्वी में होता है कालिंजर आक्रमण। देखिए 43 में हुआ रायसेन का, 44 में मालदेव के साथ, अब ये 45 में जाता है कालिंजर आक्रमण के दौरान। लेकिन इस दौरान क्या होता है, एक प्रक्षेपास्त्र होता है जिसका नाम होता है उक्का। उक्का को चलाते हुए शेरशाह की जो है मृत्यु, वो वहीं फट जाता है उसके पास ही, तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह जो है, अगर इसके मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में, बिहार में है। अलीवल खां जो था, इसने शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया था, मतलब शिल्पी था अलीवल खां। ठीक है, शेरशाह सूरी ने कबूलियत व पट्टा की प्रथा चलाई थी जो काफ़ी फेमस हुई। एक इसने ढाका से अटक तक, ढाका का था सोनार ग्राम, ठीक है, ढाका का सोनार ग्राम से लेकर और इसने अटक तक जो है एक सड़क बनाई थी जिसको कहा गया सड़क ए आजम। क्या कहा गया, सड़क ए आजम। तो सड़क ए आजम का निर्माण करवाया जो कि ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। जो मुख्य तथ्य थे वो हमने देख लिए। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।